हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफार्म का जो वन लाइनर कर रहे थे उसमें इलेक्ट्रीशियन चैप्टर 18 है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, उसका वन लाइनर करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट से देखते हैं क्या कर रहा है। ताप शक्ति संयंत्र रैंकाइन चक्र पर आधारित होते हैं। ताप शक्ति संयंत्र जो है रैंकाइन चक्र पर आधारित होते हैं। ताप शक्ति संयंत्र का मुख्य ईंधन कोयला होता है। ताप शक्ति संयंत्र का मुख्य ईंधन क्या होता है? कोयला होता है। ताप शक्ति संयंत्र में पट्टा वाहक कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग किए संयंत्रों में अधिक मात्रा में कोयला ढोने में किया जाता है। ताप संयंत्र में पट्टा वाहक कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग संयंत्रों में अधिक मात्रा में कोयला ढोने के लिए किया जाता है। ताप शक्ति संयंत्र में अतितापक का कार्य बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क करना। ताप संयंत्र में अतितापक का कार्य बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क करना तथा संतृप्त तापमान से प्राप्त उच्च स्तर तक भाप के तापमान में वृद्धि करना। ठीक है। ताप शक्ति संयंत्र में मितोपयोजक का कार्य संभरक जल फीड वाटर को बॉयलर में भेजने से पूर्व गर्म करना। ताप शक्ति संयंत्र में मितोजक का कार्य संभरण जल फीड वाटर को बॉयलर में भेजने से पूर्व गर्म करना। ठीक है। MHD जनरेटर से निकास लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। MHD जनरेटर से निकास लगभग 2200 डिग्री से के तापमान पर होता है। MHD जनरेटर का चालक द्रवीय धातु या गैस होता है। MHD जनरेटर का चालक द्रवीय धातु या गैस होता है। MHD जनरेटर की दक्षता 48% से 53% तक परिवर्तित होती है। MHD जनरेटर की दक्षता 48% से 53% तक परिवर्तित होती है। MHD जनरेटर में धात्विक आर्मेचर क्रोड तथा चालकों की आवश्यकता नहीं होती। MHD जनरेटर में धात्विक आर्मेचर क्रोड तथा चालकों की आवश्यकता नहीं होती। MHD जनरेटर द्वारा केवल शुद्ध DC का उत्पादन किया जा सकता है। MHD जनरेटर द्वारा केवल शुद्ध DC का उत्पादन किया जा सकता है। MHD जनरेटर 25 से 30 MW मतलब मेगावाट से तक के आकार में उपलब्ध होते हैं। MHD जनरेटर 25 से 30 MW से तक के आकार में उपलब्ध होते हैं। MHD जनरेटर में प्रयुक्त चालक पदार्थ को सीडिंग मटेरियल कहते हैं। MHD जनरेटर में प्रयुक्त चालक पदार्थ को सीडिंग मटेरियल कहते हैं। सीडिंग मटेरियल कहते हैं। कह कि ताप शक्ति संयंत्र में मितोयोजक के प्रयोग से संयंत्र की ऊष्मीय दक्षता 10 से 15% तक बढ़ जाती है। ताप शक्ति संयंत्र में मितोयोजक के प्रयोग से संयंत्र की ऊष्मीय दक्षता 10 से 15% तक बढ़ जाती है। मितयोजक के प्रयोग से बॉयलर का जीवन काल बढ़ जाता है। मितयोजक के प्रयोग से बॉयलर का जीवन काल बढ़ जाता है। ताप शक्ति संयंत्र में भरण जल तापक का कार्य भरण जल को बॉयलर में भेजने से पूर्व गर्म करना है। ताप शक्ति संयंत्र में भरण जल तापक का कार्य भरण जल को बॉयलर में भेजने से पूर्व गर्म करना है। आजकल 294 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तथा 550 डिग्री सेल्सियस असंतृप्त तापमान भाप वाले शक्ति संयंत्र उपलब्ध है। आजकल 294 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तथा 550 डिग्री अति संतृप्त तापमान भाप वाले शक्ति संयंत्र उपलब्ध है। एक ताप शक्ति संयंत्र में रैंकाइन चक्र की दक्षता 30 से 45% के रेंज में होती है। एक ताप शक्ति संयंत्र में रैंकाइन चक्र की दक्षता 30 से 45% के रेंज तक होती है। ताप शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता बॉयलर दक्षता, टरबाइन दक्षता तथा जनरेटर दक्षता के गुणनफल के बराबर होता है। ताप शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता बॉयलर दक्षता, टरबाइन दक्षता तथा जनरेटर दक्षता के गुणनफल के बराबर होती है। ताप शक्ति संयंत्र में संपूर्ण दक्षता बॉयलर दक्षता, टरबाइन दक्षता तथा जनरेटर दक्षता के गुणनफल के बराबर होता है। ताप शक्ति संयंत्र में प्रयोग किए जाने वाले कोयले में सबसे अधिक कैलोरी मान एंथ्रासाइट का होता है। ताप शक्ति संयंत्र में प्रयोग किए जाने वाले कोयले में सबसे अधिक कैलोरी मान एंथ्रासाइट का होता है। भारत में कोयला का औसत राख कंटेंट लगभग 20% होती है। भारत में कोयला का औसत राख कंटेंट लगभग 20% होती है। भारत में प्रयुक्त वाष्प शक्ति संयंत्र में वाष्प दाब
200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। भारत में प्रयुक्त वाष्प शक्ति संयंत्र में वाष्प दाब 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। ताप शक्ति संयंत्र में सहायक युक्तियों में शक्ति व्यय संपूर्ण शक्ति उत्पादन का 2 से 5% व्यय होता है। 2 से 5% व्यय होता है। ताप शक्ति संयंत्र में सहायक युक्तियों में शक्ति व्यय संपूर्ण शक्ति उत्पादन का 2 से 5% व्यय होता है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर 218 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर 540 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर प्रचालित होते हैं। सुपर क्रिटिकल बॉयलर 218 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब और 540 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर प्रचालित होते हैं। बॉयलर खोल इस्पात चदरों द्वारा निर्मित बेलनाकार आकृति का होता है। बॉयलर खोल इस्पात चदरों द्वारा निर्मित बेलनाकार आकृति का होता है। बॉयलर में अग्निशह ईंटों की चिकनाई को बॉयलर सेटिंग कहते हैं। बॉयलर में अग्निशह ईंटों की चिनाई को बॉयलर सेटिंग कहते हैं। आधुनिक बॉयलर की दक्षता 85 से 90% होती है। आधुनिक बॉयलर की दक्षता 85 से 90% होती है। अतितापक का कार्य बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क करना। अतितापक का कार्य बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क करना तथा संतृप्त तापमान से पर्याप्त उच्च स्तर तक भाप के तापमान में वृद्धि करना। अतितापक का कार्य बॉयलर में उपजी भाप को शुष्क करना तथा संतृप्त तापमान से पर्याप्त उच्च स्तर तक भाप के तापमान में वृद्धि करना। अतितापक में वाष्प के ताप में वृद्धि होता है। अतितापक में वाष्प के ताप में वृद्धि होता है लेकिन वाष्प दाब नियत रहता है। वायु पूर्व तापक को मितोपयोजक के आगे तथा चिमनी से पहले स्थापित किया जाता है। वायु पूर्व तापक को मितोपयोजक के आगे तथा चिमनी से पहले स्थापित किया जाता है। तापीय शक्ति संयंत्र में संघनित्र ही एक ऐसा अंग है जिसमें वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। तापीय शक्ति संयंत्र में संघनित्र ही एक ऐसा अंग है जिसमें वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। फोर्स ड्राफ्ट फैन बॉयलर के आधार के पास लगा होता है। फोर्स ड्राफ्ट फैन बॉयलर के आधार के पास लगा होता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन चिमनी के निचले हिस्से के पास होता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन चिमनी के निचले हिस्से के पास होता है। वाष्प शक्ति संयंत्र की सर्वांग दक्षता 29% होती है। वाष्प शक्ति संयंत्र की सर्वांग दक्षता 29% होती है। एक तापीय शक्ति संयंत्र की तुलना में एक पन बिजली संयंत्र लाभ यह है कि इसकी प्रचलित कीमत कम होती है। एक तापीय संयंत्र की तुलना में एक पन बिजली संयंत्र का लाभ यह है कि इसकी प्रचालन कीमत कम होती है। हाइड्रोग्राफ क्रोनोलॉजिकल लोड वक्र हाइड्रोग्राफ क्रोनोलॉजिकल लोड वक्र के समान होता है हाइड्रोग्राफ क्रोनोलॉजिकल लोड वक्र के समान होता है। ठीक है। एक पेन स्टॉक एक पनबिजली स्टेशन में टरबाइन तथा डैम के बीच एक नाली की तरह प्रयोग की जाती है। एक पेन स्टॉक एक पनबिजली में स्टेशन में टरबाइन तथा डैम के बीच एक नाली की तरह प्रयोग की जाती है। एक उच्च शीर्ष पनबिजली संयंत्र में पेन स्टॉक में पानी की बहने की गति का दर लगभग 7 मीटर पर सेकंड होता है। एक उच्च शीर्ष पनबिजली संयंत्र में पेन स्टॉक में पानी की बहने की गति का दर लगभग 7 मीटर पर सेकंड होता है। सर्च टैंक शब्द उच्च शीर्ष पनबिजली संयंत्र से संबंधित है। सर्च टैंक शब्द उच्च शीर्ष पनबिजली संयंत्र से संबंधित है। एक सर्च टैंक का कार्य पेन स्टॉक पाइप में वाटर हैमर दाब से को कम करना है। एक सर्च टैंक का कार्य होता है पेन स्टॉक पाइप में वाटर हैमर दाब को कम करना होता है। वाटर हैमर की समस्या पेन स्टॉक में होती है। बल्ब टरबाइन एक कम शीर्ष अक्षीय प्रवाह टरबाइन है। पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग उच्च शीर्ष तथा कम विसर्जन के लिए किया जाता है। पेल्टन व्हील टरबाइन का प्रयोग उच्च शीर्ष तथा कम विसर्जन के लिए किया जाता है। प्रतिक्रिया टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग द्रव के प्रवाह की दर को बढ़ाना है। प्रतिक्रिया टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग द्रव के प्रवाह की दर को बढ़ाना है। फ्रांसीसी टरबाइन
रनर ब्लेडों की संख्या समांतर 16 से 24 के क्रम में होती है। फ्रांसीसी टरबाइन स्तर में ब्लेडों की संख्या समांतर 16 से 24 के क्रम में होती है। प्रवाह अवधि वक्र की सहायता से निश्चित समय अवधि में अपवाह के आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रवाह अवधि वक्र की सहायता से निश्चित समय अवधि में अपवाह के आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बेस लोड में विद्युत भार समांतर भार वक्र के आधार पर केंद्रित रहता है। बेस लोड में विद्युत भार समांतर भार वक्र के आधार पर केंद्रित रहता है। बेस लोड प्लांट्स संयंत्रों के भार गुणांक हमेशा उच्च होता है। बेस लोड प्लांट्स संयंत्रों के भार गुणांक हमेशा उच्च होता है। शिखर भार संयंत्रों का भार गुणांक मूल भार संयंत्रों की तुलना में कम होता है। शिखर भार संयंत्रों का भार गुणांक मूल भार संयंत्रों की तुलना में कम होता है। अपवाह नदी संयंत्र तालाब सहित को मूल भार या शिखर भार संयंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अपवाह नदी संयंत्र तालाब सहित को मूल भार या शिखर भार संयंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पंप स्टोरेज संयंत्र समांतर शिखर भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पंप स्टोरेज संयंत्र समांतर शिखर भार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डैम जल शक्ति संयंत्र के कार्यकारी शीर्ष को बढ़ाने में सहायक होते हैं। डैम जल शक्ति संयंत्र के कार्यकारी शीर्ष को बढ़ाने में सहायक होते हैं। फोरवे नियंत्रक जलाशय के रूप में कार्य करता है। फोरवे नियंत्रक जलाशय के रूप में कार्य करता है। जल स्रोत से टरबाइन तक पानी पहुंचाने वाले बड़े व्यास की पाइपलाइन को पेनस्टॉक या अवधारक नल कहते हैं। जल स्रोत से टरबाइन तक पानी पहुंचाने वाले बड़े व्यास की पाइपलाइन को पेनस्टॉक या अवधारक नल कहते हैं। उच्च शीर्ष पर चलने वाले टरबाइन अक्षीय प्रवाह आवेगी टरबाइन होते हैं, जैसे पेल्टन व्हील। ये टरबाइन 200 से 2000 मीटर शीर्ष पर कार्य कर सकते हैं। उच्च शीर्ष पर चलने वाले टरबाइन अक्षीय प्रवाह आवेगी टरबाइन होते हैं, जैसे पेल्टन व्हील। ये टरबाइन 200 से 2000 मीटर शीर्ष पर कार्य करता है। मध्यम शीर्ष पर चलने वाले टरबाइन अंतर्मुखी त्रिज्या प्रवाह एक्सियल रेडियल फ्लो प्रकार के होते हैं, जैसे फ्रांसिंग टरबाइन। ये टरबाइन 30 से 150 मीटर शीर्ष पर कार्य कर सकते हैं। निम्न शीर्ष पर चलने वाले टरबाइन अक्षीय प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होते हैं, जैसे कपलान टरबाइन। ये टरबाइन 30 मीटर से कम शीर्ष पर कार्य करते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। एक परमाणु दरमानिका AMU लगभग 1.66 × 10⁻⁻27 के बराबर होता है। एक परमाणु दरमान का मान लगभग 1.66 × 10⁻⁻27 के बराबर होता है। एक केजी प्राकृतिक यूरेनियम 5000 किलोग्राम पर कैलोरी के समतुल्य ऊर्जा देती है। 1 केजी प्राकृतिक यूरेनियम 5000 किलोग्राम पर कैलोरी के समतुल्य ऊर्जा देती है। न्यूक्लियर श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया में प्रयुक्त न्यूट्रॉन कम से कम 1 न्यूट्रॉन के विखंडन से उत्पन्न होता है। न्यूक्लियर श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया में प्रत्येक न्यूट्रॉन कम से कम 1 न्यूट्रॉन के विखंडन से उत्पन्न होता है। न्यूक्लियर श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम 233 समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 233 समस्थानी का, यूरेनियम 235 होना चाहिए, 235 समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 के विखंडन से 200 मेगावोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। यूरेनियम 235 के विखंडन से 200 मेगावोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना है। मॉडरेटर का कार्य मॉडरेटर होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्रेफाइट का प्रयोग मॉडरेटर की तरह किया जाता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया में बोरॉन तथा कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में बोरॉन तथा कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारी जल का प्रयोग शीतलक तथा मंदक दोनों की तरह किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारी जल का प्रयोग शीतलक तथा मंदक दोनों की तरह किया जाता है। एक न्यूक्लियर का रिफ्लेक्टर बेरिलियम
का बना होता है। एक न्यूक्लियर का रिफ्लेक्टर बेरिलियम का बना होता है। गैस शीतलक रिएक्टर CO2 और हीलियम का प्रयोग शीतलक की तरह तथा ग्रेफाइट का प्रयोग मॉडरेटर की तरह किया जाता है। गैस शीतलक रिएक्टर में CO2 और हीलियम का प्रयोग शीतलक की तरह तथा ग्रेफाइट का प्रयोग मॉडरेटर की तरह किया जाता है। एक सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर में सोडियम शीतलक की तरह तथा ग्रेफाइट मॉडरेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर में सोडियम शीतलक की तरह तथा ग्रेफाइट मॉडरेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 931.4 मेगा वोल्टेज के समतुल्य होता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 931.4 मेगा वोल्ट के समतुल्य होता है। वह कण जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार पर भिन्न भिन्न हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। वह कण जिसका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। डीजल इंजन का आकार 75 से 3750 किलोवाट तक उपलब्ध है। डीजल इंजन का आकार 75 से 3750 किलोवाट तक उपलब्ध है। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात 15 से 20 परास में हो सकता है। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात 15 से 20 परास में हो सकता है। एक डीजल इंजन की वायु मानक दक्षता संपीड़न अनुपात पर निर्भर करती है। एक डीजल इंजन की वायु मानक दक्षता संपीड़न अनुपात पर निर्भर करती है। डीजल इंजन के केस में ताप दक्षता 30 से 40% के पास तक होती है। डीजल इंजन के केस में ताप दक्षता 30 से 40% के पास पर होती है। आदर्श डीजल चक्र में कार्यकारी पदार्थ वायु होता है। आदर्श डीजल चक्र में कार्यकारी पदार्थ वायु होता है। डीजल इंजन में दहन के लिए वायु तथा दहन का ईंधन 15 से 1 अनुपात में आवश्यक है। डीजल इंजन में दहन के लिए वायु तथा ईंधन का अनुपात वायु होना चाहिए 15, ईंधन होना चाहिए 1, 15:1 की आवश्यकता होती है। एक डीजल इंजन में ईंधन का अंतः क्षेपण 90 से 130 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर के दाब पर होता है। एक डीजल इंजन में ईंधन का अंतः क्षेपण 90 से 130 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर के दाब पर होता है। एक डीजल इंजन के सिलेंडर में विकसित अधिकतम तापमान का परास 2000 से 2500 तक होता है। एक डीजल इंजन में सिलेंडर में विकसित अधिकतम तापमान का परास 2000 से 2500 तक होता है। एक डीजल इंजन में शीतलन जल के लिए व्यय ऊष्मा लगभग 30% होती है। एक डीजल इंजन में शीतलन जल के लिए व्यय ऊष्मा लगभग 30% होती है। डीजल तेल का ऊष्मीय मान लगभग कितना 10,000 किलो कैलोरी पर केजी होता है। डीजल तेल का ऊष्मीय मान लगभग 10,000 किलो कैल पर केजी होता है। डीजल इंजन द्वारा छोड़े गए शीतल जल का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डीजल इंजन द्वारा छोड़े गए शीतल जल का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डीजल इंजन में ईंधन का दहन इंजेक्टर के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में ईंधन का दहन इंजेक्टर के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन डीजल चक्र डीजल साइकिल पर कार्य करता है। डीजल इंजन डीजल चक्र डीजल साइकिल पर काम करता है। डीजल इंजन प्रथम चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। डीजल इंजन प्रथम चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। भारत डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन का ऑक्टेन मान 40 से 45 होता है। भारत में डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन का ऑक्टेन मान 40 और 45 के बीच में होता है। गैस टरबाइन में बृहत रूप में से एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन में बृहत रूप से एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट मुख्यतः प्राकृतिक गैस तथा द्रवयुक्त पेट्रोलियम युक्त ईंधन का प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट में मुख्यतः प्राकृतिक गैस तथा द्रवयुक्त पेट्रोलियम युक्त ईंधन का प्रयोग किया जाता है। प्लॉट नहीं होगा, प्लांट होगा वहाँ। गैस टरबाइन का ब्लेड उच्च निकिल मिश्र धातु का बना होता है। गैस टरबाइन का ब्लेड उच्च निकेल धातु का बना होता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट का दाब अनुपात 5 से 6 होता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट का दाब अनुपात 5 से 6 होता है। गैस ईंधन का ऊष्मीय मान लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस ईंधन का ऊष्मीय मान लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस ईंधन का ऊष्मीय मान लगभग 30 किलो जूल पर लीटर होता है। गैस ईंधन का ऊष्मीय मान लगभग
30 केजी पर जूल पर लीटर होता है, किलो जूल पर लीटर होता है। डीजल पावर प्लांट की तुलना में गैस टरबाइन पावर प्लांट की संपूर्ण ताप दक्षता कम होती है। डीजल पावर प्लांट की तुलना में गैस टरबाइन पावर प्लांट की संपूर्ण दक्षता कम होती है। एक गैस टरबाइन पावर प्लांट प्लांट सबसे ज्यादा पीक लोड के लिए उपयुक्त होता है। एक गैस टरबाइन पावर प्लांट सबसे ज्यादा पीक लोड के लिए उपयुक्त होता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। गैस टरबाइन मुख्यतः ब्रेटॉन साइकिल पर कार्य करते हैं। गैस टरबाइन मुख्यतः ब्रेटॉन साइकिल पर कार्य करते हैं। गैस टरबाइन संयंत्र की दक्षता भाप शक्ति संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। गैस टरबाइन संयंत्र की दक्षता भाप शक्ति संयंत्र की दक्षता अपेक्षा अधिक होती है। बंद चक्र गैस टरबाइन का क्रिया चक्र जूल चक्र पर आधारित है। बंद चक्र गैस टरबाइन की क्रिया चक्र जूल चक्र पर आधारित है। खुला चक्र गैस टरबाइन की क्रिया चक्र जूल चक्र के अनुसार होता है, जूल चक्र के अनुसार होती है। खुला चक्र गैस टरबाइन की क्रिया चक्र भी जूल चक्र के अनुसार होती है। एक एमएचडी जनरेटर में चालक द्रव पदार्थ अथवा गैस का बना होता है। एक एमएचडी जनरेटर में चालक द्रव पदार्थ अथवा गैस का बना होता है। एमएचडी जनरेटर में विकसित धारा की प्रकृति डीसी होती है। एमएचडी जनरेटर में विकसित धारा की प्रकृति डीसी होती है। एक एमएचडी जनरेटर का आउटपुट पावर प्रति इकाई आयतन हो गैस की चालकता और मैग्नेटिक क्षेत्र सामर्थ्य के वर्ग के तथा द्रव की गति के वर्ग के समानुपाती होता है। एक एमएचडी जनरेटर का आउटपुट पावर प्रति इकाई आयतन गैस की चालकता और मैग्नेटिक क्षेत्र सामर्थ्य के वर्ग के तथा द्रव के गति के वर्ग के समानुपाती होता है। एमएचडी जनरेटर में कार्यकारी तरल में सीडिंग पदार्थ डालने पर गैस की चालकता में वृद्धि होती है। एमएचडी जनरेटर में कार्यकारी तरल पदार्थ में सीडिंग पदार्थ डालने पर गैस की चालकता में वृद्धि होती है। एमएचडी जनरेटर में प्रयोग होने वाले सीडिंग पदार्थ सामान्यतः पोटासियम का होता है। एमएचडी जनरेटर में प्रयोग होने वाले सीडिंग पदार्थ सामान्यतः पोटासियम का होता है। एक एमएचडी जनरेटर में सीडिंग पदार्थ का वाष्पन विभव संभवतः कम होना चाहिए। एक एमएचडी जनरेटर में सीडिंग पदार्थ का वाष्पन विभव संभवतः कम होना चाहिए। एक एमएचडी उत्पादन की अवधारणा ज्यादातर वाहिनियों में गैसों की चालकता पर निर्भर करती है। एमएचडी उत्पादन की अवधारणा ज्यादातर वाहिनियों में गैसों की चालकता पर निर्भर करती है। सोलर सेल की दक्षता 18 से 22% तक होती है। सोलर सेल की दक्षता 18 से 22% तक होती है। सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल का विभव 0.5 से 1 वोल्ट होता है। सोलर सेल का विभव 0.5 से 1 वोल्ट होता है। सोलर सेल का आउटपुट 1 वाट तक होता है। सोलर सेल का आउटपुट 1 वाट तक होता है। उपग्रह के लिए ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल होता है। उपग्रह के लिए ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल होता है। फ्यूल सेल की परिवर्तन क्षमता 65% तक होती है। फ्यूल सेल की परिवर्तन क्षमता 65% तक होती है। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को कम वोल्टता की दिष्ट धारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को कम वोल्टता की दिष्ट धारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बायोगैस में मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अशुद्धि के साथ सम्मिलित होता है। बायोगैस में मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अशुद्धि के साथ सम्मिलित होता है। बायोगैस के उत्पादन का मुख्य स्रोत गाय का गोबर, सड़े गले पदार्थ आदि होते हैं। बायोगैस पावर प्लांट ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा उपयुक्त होता है। एक चमकीली धूप वाले दिन में सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा लगभग 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। एक चमकीली धूप वाले दिन में सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा लगभग 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। एक सोलर संग्राहक का कार्य सोलर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। एक सोलर संग्राहक का कार्य सोलर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तन करना होता है। एक फ्लैट प्लेट संग्राहक मतलब सोलर वही जो होता है सौर ऊर्जा का प्लेट संग्राहक लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 80 से 85% क्षमता तक का होता है। 90 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से 85% क्षमता तक का होता है। सिलिंड्रिकल परवलय संग्राहक के
द्वारा प्राप्त तापमान 200 से 300 डिग्री सेल्सियस क्रम में होता है। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस क्रम में होता है सेल्सियस प्रबल संग्राहक के द्वारा प्राप्त तापमान। एक पायरोमीटर का प्रयोग सूर्य के विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। एक पायरोमीटर का प्रयोग सूर्य के विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। छोटे पावर प्लांटों में पवन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पवन शक्ति का ज्वारीय ऊर्जा में जल की स्थिति ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा में जल की स्थिति ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ज्वारीय शक्ति संयंत्र में परिवर्तित प्रकार की टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। ज्वारीय शक्ति संयंत्र में प्रतिवर्ती प्रकार के टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। ज्वारीय शक्ति संयंत्र में प्रतिवर्ती प्रकार के टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। एक भूतापीय क्षेत्र सूखी भाप होगा ना, गीली भाप, गर्म पानी कुछ भी रूप में हो सकती है। भूतापीय भाप तथा गर्म जल में H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया तथा रेडॉन गैस होती है। एक ईंधन सेल में कैथोड हाइड्रोजन का बना होता है। एक ईंधन सेल में कैथोड हाइड्रोजन का बना होता है। एक ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से उत्पन्न होता है। एक ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से उत्पन्न होता है। सौर ऊर्जा 5 से 10% के बायोमास ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सौर ऊर्जा 5 से 10% ही बायोमास ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ईंधन लकड़ी में ऊर्जा घनत्व 16 से 20 मेगाजूल पर केजी होता है। ईंधन लकड़ी में ऊर्जा घनत्व 16 से 20 मेगाजूल पर केजी होता है। बायोगैस संयंत्र में स्लरी का पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 तक रखा जाता है। बायोगैस संयंत्र में स्लरी का पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 तक रखा जाता है। चारकोल में कार्बन 75 से 80% तक होता है। चारकोल में कार्बन 75 से 80% तक होता है। चारकोल का ऊर्जा घनत्व 30 मेगाजूल पर केजी होता है। चारकोल का ऊर्जा घनत्व 30 मेगाजूल पर केजी होता है। पवन चक्की में समांतर 12 पंखे लगे होते हैं। पवन चक्की में समांतर 12 पंखे लगे होते हैं जो हवा से घूमते हैं। प्रोड्यूसर गैस में 19% कार्बन मोनोऑक्साइड, 18% हाइड्रोजन और 1% CH4, 11% CO2 तथा शेष N2 होते हैं। प्रोड्यूसर गैस में 19% कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, 18% हाइड्रोजन गैस और 1% मीथेन गैस और 11% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष N2 गैस नाइट्रोजन गैस होते हैं। भूतापीय ऊर्जा का औसतन तापमान 10 किलोमीटर की गहराई पर 200 डिग्री सेल्सियस होता है। भूतापीय ऊर्जा का औसतन तापमान 10 किलोमीटर की गहराई पर 200 डिग्री सेल्सियस होता है। सूक्ष्म जल वैद्युत परियोजना 1.5 मीटर हेड पर भी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। सूक्ष्म जल वैद्युत परियोजना 1.5 मीटर हेड पर भी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। मैक्रो हाइड्रो परियोजना 0 से 100 किलोवाट तक होता है। मैक्रो हाइड्रो परियोजना 0 से 100 किलोवाट तक होता है। मैक्रो हाइड्रो परियोजना 0 से 100 किलोवाट तक होता है। मिनी हाइड्रो परियोजना 1.0 से 2 मेगावाट तक होता है। मिनी हाइड्रो 1 से 2 तक, मैक्रो हाइड्रो 0 से 1000 तक और लघु हाइड्रो होता है 2 से 2.5 तक, 2 से 2.5 मेगावाट तक। भारत में सबसे ज्यादा पावर उत्पादन ताप शक्ति संयंत्र द्वारा होती है। भारत में सबसे ज्यादा पावर का उत्पादन ताप शक्ति संयंत्र द्वारा होता है। एक मध्यम आकार के भाप शक्ति संयंत्र में विद्युत पावर का उत्पादन 11 किलो केवी की दर से होता है। एक मध्यम आकार के भाप शक्ति संयंत्र में विद्युत पावर का उत्पादन 11 किलो वोल्ट की दर से होती है। बेस लोड प्लांट के लिए जनरेटर समानतः अधिकतम दक्षता लगभग पूर्ण भार के लिए डिजाइन होती है। बेस लोड प्लांट के लिए जनरेटर समानतः अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन होती है। एक लोड वक्र लोड तथा धारा के बीच खींचा जाता है। एक लोड वक्र लोड तथा धारा के बीच खींचा जाता है। सूर्य से कुल विकिरण सौर ऊर्जा केवल 5 × 10⁻⁹ भाग ही पृथ्वी पर आता है। 5 × 10⁻⁹ भाग ही पृथ्वी पर आता है। सूर्य से कुल विकिरित सौर ऊर्जा का लगभग केवल 5 × 10⁻⁹ भाग ही पृथ्वी पर आता है।
चमकीली धूप में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा विकिरित ऊर्जा एनर्जी होती है। चमकीली धूप में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा विकिरित ऊर्जा होती है, रेडिएटेड एनर्जी होती है। ज्वार भाटों के उत्पादन में सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का सहयोग अधिक रहता है। ज्वार भाटों के उत्पादन में सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का सहयोग अधिक रहता है। फ्यूल सेल में पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड से भरे बंद बर्तन में रासायनिक तरीके से निर्मित कार्बन के 2 खोखले तथा छिद्रित इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। फ्यूल सेल में पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH से भरे बंद बर्तन में रासायनिक तरीके से निर्मित कार्बन के 2 खोखले तथा छिद्रित इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। फ्यूल सेल की कन्वर्जन एफिशिएंसी लगभग 65% होती है। फ्यूल सेल के कन्वर्जन एफिशिएंसी लगभग 65% होती है। समुद्री तापांतर प्रकार के बिजली घरों को ओटेक बिजली घर कहते हैं। समुद्री तापांतर प्रकार के बिजली घरों को ओटेक बिजली घर कहते हैं। सौर सेल का उपयोग करके अंतरिक्ष यानों के लिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सौर सेल का उपयोग करके अंतरिक्ष यानों के लिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है। फ्यूल सेल की दक्षता 20 से 40% तक रहती है। फ्यूल सेल की दक्षता 20 से 40% तक रहती है। ताप विद्युत युग्म सीबैक प्रभाव पर कार्य करती है। ताप विद्युत युग्म सीबैक प्रभाव पर कार्य करते हैं। पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने की क्षमता प्रदान करे ऊर्जा कहलाती है। पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को कार्य करने की क्षमता प्रदान कर दे ऊर्जा कहलाती है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। सूर्य, पवन, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कूड़ा करकट इत्यादि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। सूर्य, पवन, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कूड़ा करकट इत्यादि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। सूर्य की ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा का उपयोग जल निकासी, विद्युत उत्पादन आदि में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग जल निकासी, विद्युत उत्पादन आदि में किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर पैनल के द्वारा विद्युत शक्ति उत्पादन में भी किया जाता है। विद्युत शक्ति उत्पादन में किया जाता है। पशुओं के गोबर को बायोगैस संयंत्र में सड़ाकर बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। पृथ्वी के गर्भ में उष्मीय ऊर्जा का विशाल भंडार होता है। पृथ्वी के गर्भ में उष्मीय ऊर्जा का विशाल भंडार होता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म जल के स्रोतों के रूप में प्राप्त होता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म जल के स्रोतों के रूप में प्राप्त होता है। इस ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग कोल्ड स्टोरेज परिचालन तथा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग कोल्ड स्टोरेज परिचालन तथा भूतापीय विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के समय के साथ नष्ट होने वाले साधन होते हैं, जबकि अपारंपरिक स्रोत नष्ट न होने वाले साधन होते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो होता है समय के साथ नष्ट होने वाले साधन है, जबकि अपारंपरिक स्रोत नष्ट न होने वाले साधन है। जो पदार्थ दहन जलन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। जो पदार्थ दहन जलन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। ईंधन के दहन से प्राप्त होने वाला ऊष्मीय का कैलोरीफिक मान कहलाता है। ईंधन के दहन के से प्राप्त होने वाली ऊष्मा जो होता है वो ऊर्जा का कौन सा उसका मान को क्या कहते हैं? कैलोरीफिक मान कहते हैं। ठोस ईंधन को कैलोरीफिक मान कम होता है। ठोस ईंधन को कैलोरीफिक मान कम होता है। LPG, CNG, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, हाइड्रोकार्बन गैस, बायोगैस, कोल गैस आदि गैसीय ईंधन है। इसका कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है। ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। ये तो क्या है? उधर ऊर्जा भी neither be create nor be destroy, only change its form, that is called conservation of energy। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। वह स्थल जहाँ विद्युत शक्ति का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है विद्युत उत्पादन संयंत्र कहलाता है। वह स्थल जहाँ विद्युत शक्ति का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है
किया जाता है विद्युत उत्पादन संयंत्र कहलाता है। ताप विद्युत शक्ति उत्पादन विधि में कोयला अथवा किसी अन्य ईंधन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न करके वाष्प तैयार किया जाता है, जिसके कारण टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ताप विद्युतीय शक्ति उत्पादन विधि में कोयला अथवा अन्य किसी पदार्थ के दहन से ऊष्मा उत्पन्न करके वाष्प तैयार की जाती है, जिसके कारण टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में ताप विद्युत शक्ति संयंत्रों का संचालन अधिकांशतः नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा संपन्न किया जाता है। भारत में ताप विद्युत शक्ति संयंत्रों का संचालन अधिकांशतः नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बॉयलर के अंदर ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करके जलवाष्प तैयार की जाती है, इसलिए इसे भाप जनित्र भी कहते हैं। बॉयलर के अंदर ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करके जलवाष्प तैयार की जाती है, इसलिए इसे भाप जनित भी कहते हैं। एक बॉयलर के अंदर सामान्यतः तापमान 27 डिग्री सी तथा सामान्य वजन 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर माना गया है। एक बॉयलर के अंदर सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य वजन 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर माना गया है। भाप टरबाइन वाष्प ऊर्जा को घूर्णीय आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाप टरबाइन वाष्प ऊर्जा को घूर्णीय आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि अल्टरनेटर या जनित इस घूर्णीय आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। भाप इंजन या टरबाइन में से निकलने वाली वाष्प के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को एकत्रित करने वाली युक्ति कंडेंसर कहलाती है। भाप इंजन या टरबाइन में से निकलने वाली वाष्प के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को एकत्रित करने वाली युक्ति कंडेंसर कहलाती है। बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए इकोनोमाइजर का उपयोग किया जाता है। बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए इकोनोमाइजर का उपयोग किया जाता है। मूल लॉड संयंत्र उच्च लॉड गुणक पर प्रचालित होते हैं। मूल लॉड संयंत्र उच्च लॉड गुणक पर प्रचालित होती है। पीक लॉड संयंत्र निम्न लॉड गुणक पर प्रचालित होती है। मूल लॉड होगा तो उच्च लॉड पर गुणक पर प्रचालित होगा, फिर पीक लॉड संयंत्र होगा तो निम्न लॉड गुणक पर प्रचालित होगा। जब जल शीर्ष 30 मीटर से कम होता है तो वह निम्न शीर्ष संयंत्र कहलाते हैं, जबकि 30 से 100 मीटर जल शीर्ष वाले संयंत्र को मध्यम शीर्ष कहते हैं और 100 मीटर से अधिक जल शीर्ष वाले संयंत्र को उच्च शीर्ष संयंत्र कहते हैं। गैर विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र में गैस टरबाइन का प्रयोग प्राइम मूल चालक के रूप में किया जाता है। गैस विद्युत शक्ति उत्पादन संयंत्र में गैस टरबाइन का प्रयोग प्राइम मूल संचालक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में रेडियो विकिरणों का खतरा हमेशा बना रहता है। नाभिकीय संयंत्रों में रेडियो विकिरणों का खतरा हमेशा बना रहता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र की रनिंग लागत प्रायः जल शक्ति संयंत्र से अधिक एवं ताप शक्ति संयंत्र से कम होती है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र की रनिंग लागत प्रायः जल शक्ति संयंत्र से अधिक एवं ताप शक्ति संयंत्र से कम होती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन 4760 मेगावाट की क्षमता के साथ वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो 4760 मेगावाट की क्षमता के साथ वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर है। महाराष्ट्र के सीताराम में जिले में कोयना नदी पर 1960 मेगावाट की क्षमता वाला कोयना पावर प्लांट देश के सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। महाराष्ट्र के सितारा जिले में कोयना नदी पर 1960 मेगावाट की क्षमता वाला कोयना पावर प्लांट देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तमिलनाडु में स्थित 200 मेगावाट की क्षमता वाला कुंडलम पावर ऊर्जा भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित कुंडलम परमाणु ऊर्जा भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 2000 मेगावाट की क्षमता रखता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर में स्थित भाडला सोलर पार्क, जो 2245 मेगावाट की क्षमता वाला यह पार्क 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर स्थित भाडला सोलर पार्क है, जो 2245 मेगावाट की क्षमता वाला है। यह पार्क 14,000 एकड़ में फैला हुआ है।
लद्दाख के पूगा में देश का पहला जियोथर्मल प्लांट समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर निर्माणाधीन है। लद्दाख के पूगा में देश का पहला जियोथर्मल प्लांट समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर निर्माणाधीन है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। समांतर डीजल विद्युत उत्पादन सेट 0.5 से 100 केवीए की क्षमता के बनाए जाते हैं। समांतर डीजल विद्युत उत्पादन सेट 0.5 से 100 केवीए की क्षमता के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या, एक खुला गैस टरबाइन की दक्षता 50% होती है। खुला गैस चक्र गैस टरबाइन की दक्षता 50% होती है। कपलान टरबाइन निम्न शीर्ष संयंत्र 30 मीटर उच्च गति। फ्रांसिस टरबाइन मध्य शीर्ष संयंत्र 30 से 150 मीटर मध्यम गति। पेल्टन व्हील टरबाइन उच्च शीर्ष संयंत्र 150 मीटर से ऊपर निम्न गति। कपलान टरबाइन अक्षीय प्रवाह पर चलता है। फ्रांसीसी टरबाइन रेडियल या मिक्स्ड प्रवाह पर चलता है। पेल्टन व्हील टरबाइन स्पर्श रेखीय प्रवाह पर चलता है। पेल्टन व्हील टरबाइन 8 × 10⁶ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक कैचमेंट क्षेत्र के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सालाना वर्षा 1.25 ml होती है और यील्ड फैक्टर 80% है। तो प्रति वर्ष इस्तेमाल किए जा सकने वाले जल का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम निकालना है जल का। तो देखिए, जल का वॉल्यूम निकालना है। ये आपका हम अब क्या सॉल्व जो आपका न्यूमेरिकल है वो करवाने जा रहे हैं। देखिए, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट होता है, ये आप जानते हैं मैथ में। देखिए, एरिया आपका कितना दिया हुआ, इतना। वार्षिक वर्षा कितना है? 1.25 मीटर। तो हाइट हुआ, तो एरिया कितना है आपका? 8 × 10⁶ और वार्षिक वर्षा है 1.25। और ये जो आपका परसेंटेज है कितना, यील्ड पावर परसेंटेज, उसको भी आप ले लीजिए। तो 80 बाई कितना करेंगे? 100% हटाएंगे। तो अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा। तो ये 2 है तो 2 घट जाएगा, तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6 से अब 4 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करिएगा, 1 0 यहाँ भी कैंसिल कीजिएगा, तो ये 10 के पावर कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। अब देखिए इसको पूरा को मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करके, और जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग अप्रॉक्स कितना आएगा? 8 × 10⁶ क्यूब घन, जो कितना नंबर में है? C नंबर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक डीजल पावर स्टेशन की प्रतिदिन की डीजल खपत 1000 किलोग्राम है और प्रतिदिन 5000 किलोवाट पर आवर 5000 किलोवाट आवर यूनिट्स उत्पादन की करती है। तो विशिष्ट ईंधन खपत निकालने के लिए कहा है। प्रतिदिन डीजल खपत है 1000, प्रति यूनिट उत्पादन है कितना? 5000 किलोवाट घंटा। तो विशिष्ट ईंधन खपत बराबर होता है प्रतिदिन डीजल खपत बाय प्रतिदिन यूनिट उत्पादन। तो देखिए 1000 बाय 5000 करेंगे तो 0.2 kg पर किलोवाट आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद कर लीजिए, विशिष्ट ईंधन खपत इक्वल टू प्रतिदिन डीजल खपत बाय प्रतिदिन यूनिट उत्पादन। कह रहा है कि किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 मेगावाट है, उपयोगिता पावर फैक्टर 0.8 है, तो प्लांट की आरक्षित क्षमता क्या होगा? आरक्षित क्षमता निकालने के लिए कह रहा है। अधिकतम मांग आपका 80 मेगावाट दिया हुआ है, उपयोगिता गुणांक 0.8 दिया हुआ है, संयंत्र की क्षमता 100 मेगावाट दिया हुआ है। क्या है? संयंत्र की क्षमता 100 मेगावाट। किसी पावर प्लांट में अधिकतम मतलब पावर आरक्षित क्षमता क्या होगा? संयंत्र क्षमता कितना होता है? 100 मेगावाट होता है। उपयोगिता गुणांक निकालना होता है, तो आपको संयंत्र की निर्गत शक्ति बाय संयंत्र की क्षमता करते हैं। तो संयंत्र की क्षमता इक्वल टू, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उपयोगिता गुणांक कहाँ चला जाएगा? संयंत्र की क्षमता जब निकालना होगा तो उपयोगिता गुणांक नीचे चल जाएगा। संयंत्र की क्या? निर्गत शक्ति अब बाई क्या हो जाएगा? आपका उपयोगिता गुणांक। ठीक है, अब इससे करेंगे तो आपका कितना होगा? 1000 मेगावाट आएगा। ये संयंत्र की क्षमता वही निकला हुआ है यहाँ, 100 मेगावाट निकला हुआ है। अब आरक्षित क्षमता इक्वल टू होता है संयंत्र की क्षमता माइनस अधिकतम मांग। तो संयंत्र की क्षमता कितना निकला है आपका? 100 माइनस 80 करेंगे तो 20 वाट। कितना आएगा? 20 वाट। ये आपको संयंत्र की क्षमता निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, संयंत्र की निर्गत शक्ति बाय उपयोगिता गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 हर्ट्ज पर कार्य 4 पोल ध्रुव वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट की रोटर की गति ज्ञात कीजिए।
रोटर की गति ns निकालना है। इसका मतलब क्या होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाई कितना नंबर ऑफ पोल। अब 120 इंटू फ्रीक्वेंसी करिए तो 120 इंटू 50 बाई कितना 4। अब 4 से ये कटेगा कितना 30 बार में, 3 5 15, 1500 डी। हाइड्रो पावर देखिए नोट में, हाइड्रो पावर प्लांट में प्रयुक्त प्रत्यावर्तक तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करते हैं, एनएस जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, इसलिए तुल्यकालिक गति ही रोटर की गति होगा। 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता कितना है 35%। 75% मेगावाट का संयंत्र की क्षमता है ये क्या है क्षमता है, और तापीय दक्षता आपको 35% दिया है। विद्युतीय दक्षता कितना 80% दिया है, ठीक है। विद्युतीय दक्षता 80%, प्लांट की कुल दक्षता, तो प्लांट की दक्षता इक्वल टू दोनों को तापीय दक्षता और विद्युतीय दक्षता को मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंट भी ले लीजिए, तो 35% 80% इंटू 100। अब ये करेंगे तो आपको देखिए कैंसिल होकर कितना आएगा 28%, सॉरी 28%, ये नंबर ऑप्शन। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन को 120 मीटर की वाटर हेड और 4 इंटू 10 के पावर 6 किलोमीटर क्यूब मीटर ये आपका उसका वॉल्यूम होगा क्षमता वाले एक रिजर्वायर से आपूर्ति होती है। यदि कुल दक्षता 80% हो तो कुल बिजली उपलब्ध की गणना किलोवाट घंटा में करें। 1 किलोमीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान होता है 1000 ग्राम। देखिए आपका जी कितना होता है ग्रेविटेशनल जो होता है 9.8 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और ये आपका कितना दिया है उसका ऊंचाई हाइट है 120 मीटर दिया हुआ है, यहाँ देखिए हाइट 120 मीटर। और इसका क्षमता दिया है 4 इंटू 10 के पावर 6 और क्षमता इतना, इसको 1000 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे केजी में बदलने के लिए, तो 4 इंटू 10⁹ केजी आएगा। अब देखिए यहाँ आपको पता है कि स्थिति ऊर्जा क्या होता है mgh होता है, कैनेटिक ऊर्जा हाफ mv² होता है, स्थिति ऊर्जा क्या होता है mgh। तो mgh डालेंगे यहाँ कितना m इतना है, g इतना है और h इतना है, ठीक है। इसको करेंगे तो 4707 इंटू 10 के पावर 9 वाट सेकेंड आएगा। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में 1/3600 घंटा। तो आप यूनिट ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे आपको जो आपका ये आया है कितना, ये आपका स्थिति ऊर्जा आया है, स्थिति ऊर्जा को 1000 से क्या करेंगे डिवाइड इंटू क्या करेंगे आपको 1/3600 करेंगे, तो इसको कैंसिल करके आपका कितना आएगा आपका 1.30 10⁶। अब इसको किलोवाट में बदलेंगे तो ये 2 डिजिट डेसिमल इधर जाएगा, तो 3 डिजिट इधर जाएगा, तो 3 पावर घट जाएगा। दक्षता इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट आपका बाई इनपुट करेंगे तो ये दक्षता कितना था 80%। अब आउटपुट कितना निकलेगा 80 इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो कितना आएगा लगभग लाख 1,45,000 4533 किलोवाट के आसपास है। ये ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो प्लांट की कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है कैपेसिटी, देखिए प्लांट की क्षमता 25 मेगावाट है, अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, लोड फैक्टर 50% है, तो कैपेसिटी फैक्टर बराबर अधिकतम मांग बाय प्लांट की क्षमता इंटू लोड फैक्टर। तो 20/25 50%, 50/100 करेंगे ये 0.4 आएगा। 0.4 का मतलब होता है लगभग कितना परसेंट 40%, कितना परसेंट 40 पूरे 40%, लगभग क्या पूरे 40% होगा। आगे देखिए कढ़ाई क्या आपका 50 मेगावाट थर्मल प्लांट की कुल क्षमता 25% है, जलाए जाने वाले कोयले की कैलोरी मान कितना है 6000 किलो कैलोरी पर केजी, लॉड फैक्टर 40% है। इस संयंत्र में प्रतिदिन आवश्यक कोयले की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये करना है आपको। 1 किलो वाट बराबर 860 किलो कैलोरी होता है। तो देखिए ओवरऑल इफिशियंसी प्लांट का है 35%, पूरा इफिशियंसी दिया हुआ है। पावर कितना है 50%, 50 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की क्षमता, तो 50 मेगावाट को आप बदलेंगे किलोवाट में तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉड फैक्टर 40% दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू 6000 किलो कैलोरी दिया है, तो यूनिट जनरेट पावर क्या होगा 50 इंटू 10 के पावर 3 इंटू क्या 1, ठीक है। ये होगा आपका पर आवर यूनिट शक्ति जो देगा ये पावर का वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 40% लॉड पर फैक्टर होगा तो 40 से गुना कर देंगे इसमें, तो 2 इंटू 10 के पावर 4 आ जाएगा। अब हेड प्रोड्यूस पर आवर होगा क्या, वो होगा इलेक्ट्रिक इनपुट बाय एन ओवरऑल, तो इनपुट आपका इतना था
ओवरऑल 0.25 था, तो आपका ये आ जाएगा। कह रहा है कि कोल का कंजप्शन होगा तो एच बाई क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, तो एच आपका इतना निकला है, कैलोरीफिक वैल्यू ये है, तो अब कितना हो जाएगा 11,486 पॉइंट ये। अब इसको कोल कंजप्शन पर डे निकालेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 टन आ जाएगा लगभग, आंसर इसका 275 टन। किसी जनरेशन स्टेशन की अधिकतम मांग 50 मेगावाट है, दिया गया पूंजी लागत कितना है 50 और कितना इंटू 10⁻6, ईंधन की सालाना 9 इंटू 10⁻6, मजदूरी और वेतन है 6 इंटू 10⁻6, ब्याज और मूल्यह्रास 10% है। तो अब कह रहा है क्या आपसे, प्रति वर्ष उत्पादित यूनिट 300 गुने 10⁻6 है, तो प्रति वर्ष किलोवाट लागत कितना मेगावाट होगा, ये आपसे पूछा है। तो ये देखिए, इसको निकालने के लिए आप देखिए एनुअल चार्ज आपका कितना, एनुअल इंटरेस्ट डिप्रेशन 10% कैपेसिटी, तो ये करेंगे तो 15 इंटू एनुअल, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट यूनिट निकालेंगे 3 इंटू 10⁻6 इंटू 310 पैसे पर आएगा। प्रति मिनट 1.5 मीटर क्यूब पानी का 10 मीटर ऊंचाई तक उठाना वाले एक पंप को एक 220 वोल्ट डीसी मोटर चलाता है। यदि कुल दक्षता 72% तो सप्लाई में लिया गया करंट लगभग का मान कितना होगा। देखिए जी तो 9.8 मीटर पर सेकंड, हाइट कितना है आपका 20 मीटर और टाइम कितना है आपका 60 क्या दिया है प्रति मिनट, मतलब 60 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो पानी का आयतन 1.5 मीटर क्यूब है, तो दरमान कितना हो जाएगा 1.5 को आपको 1000 से गुना करेंगे तो 1500 केजी हो जाएगा। मोटर की दक्षता 72% है, तब आउटपुट बराबर एम जी एच बाई टी, तो एच बाई टी करेंगे तो कितना आएगा आपका 4900 वाट आएगा। 4900 वाट आएगा तो फिर एफिशिएंसी आउटपुट बाई इनपुट, तो एफिशिएंसी 72, तो 4900 बाई इनपुट इंटू 100। अब इसको इनपुट 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6800। इनपुट कितना होता है वी आई यहाँ से 220 से डिवाइड कर देंगे तो 31 एम्पियर के लगभग आएगा, 31 एम्पियर। 250 आरपीएम निर्धारित गति वाले टरबाइन तुल्यकालिक जनित संयोजित 50 हर्ट्ज शक्ति उत्पादन के लिए जनित के ध्रुवों की संख्या। देखिए आप ध्रुवों की संख्या क्या होता है, एनएस कितना दिया आपका 250, तो देखिए एनएस 250 इक्वल टू 120 गुने एफ, एफ कितना है 50 बाई पी। अब पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू 50 बाई कितना 250। अब 50 5 250 कितना 5 से 24 5 120 24 आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।